ऐसी बात नहीं, लेट नहीं हो रहे थे। एक्चुअली थोड़े सा आपके लिए जो कुछ लिखा हुआ था उसका फ़ॉन्ट चेंज हो गया था, उसमें टाइम लग रहा था। आपके कमेंट्स में पढ़ रही थी, बहुत अच्छी चैटिंग में लगे हुए हो, चैटिंग सेटिंग सब साथ साथ कर रहे हो हैं। पढ़ाई में ध्यान दे लो। चलो फटाफट सभी को बुला लो, जो नई हैं उनको बुला लीजिए फटाफट। सभी को राम राम सा जी। शुरुआत करते हैं हमारे मेथड के अंतर्गत मूल्यांकन का। इसमें मूल्यांकन की वाली क्लासेस हमारी होगी, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं उस पर। सबसे पहले मैं शुरू करूं उससे पहले जी हाँ, सगाई हो गई, बधाई हो बधाई हो बधाई हो जी। राधे राधे जी, शो जी राधे राधे, नमस्ते बेटा। आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद जी। फटाफट आ जाइए, जो नहीं आए उन्हें बुला लीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बेटा लेट नहीं थी, मैं टाइम पर थी, कह तो रही हूँ। आप लोगों के मैसेज पढ़ रही थी मैं, कौन कौन क्या क्या लिख रहा है। एक्चुअली आपके लिए कुछ यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज हो गए थे, कुछ स्लाइड बनाई हुई थी, वो फ़ॉन्ट वापस से करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था जी। चलिए जी, सब आ चुके हैं आप लोग, बिल्कुल शुरुआत करें। लास्ट जब हमारा पीछे मंडे को पेपर हुआ था, मैंने मूल्यांकन में जैसा आपसे बोला कि आप बच्चे कह देते हैं बहुत सरल क्वेश्चंस हैं, मूल्यांकन में नहीं मेथड में। और मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ बच्चों, जो चीज़ सरल है वहीं पर आपके मन में सबसे ज़्यादा क्या है, कन्फ्यूज़न है। और मैंने उस चीज़ को देखा भी, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कहा था। मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे आपके लिए, एक परिष्कार वाला जिसमें मैं आपको यही कहना चाहती थी कि बहिष्कार है, आविष्कार है, उन सब में विसर्ग होगी परिष्कार को छोड़कर, लेकिन बच्चे आंख बंद करके उसी को फॉलो करते हैं, इसलिए वो दिया। मेरी थोड़ी आदत सी है कि आपको जब हम कुछ भी थोड़ा सा वैसे देते हैं तो आप लोग थोड़ा सा, मैं ये समझ सकती हूँ कि हाँ कहीं भी कोई गलत होता है तो हम उस चीज़ को सही करने के लिए कि हाँ ये चीज़ है, हम पूर्ण रूप से पहले तथ्यात्मक रूप से पढ़ेंगे, हर एक जगह जांच करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे नहीं आप गलत हैं और ये चीज़ होगी। मैं चाहती हूँ ऐसा आपके साथ हर टॉपिक में हो, हर चीज़ में आप अपने आप को तथ्यात्मक रूप से जांचें, जिससे कि गलत होने के चांस नहीं हो। कुछ बच्चों के जैसे मैसेज आए, मैंने उनसे वापस से पूछा तो कुछ का तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर था संधि वाला, लेकिन कुछ का बिल्कुल भी नहीं था। सेकंड बात, एक हमारा मेथड के अंदर चल रहा था, क्या चल रहा था मेथड के अंतर्गत, वही समेटिव और फॉर्मेटिव। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था और ऐसा पहले भी आया था, पिछली बार भी आया, और मुझे अच्छा लगा। कई बच्चों ने वहाँ कहा ऐसा थोड़ी पूछा है मैम आपने, ऐसा पूछा होता तो आंसर ये होता, ये पूछा होता तो ये होता, यानी आप मुझे बता रहे हैं। तो कुछ जगह जाकर तो सभी के अलग अलग राय हो गई, ये नहीं आंसर ये आएगा, ये नहीं ये आएगा। तब लगा मुझे कि हाँ अब ये क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि जब ये पहली बार आया था तो सीधी बात यह है कि 100% मुझे भी वो चीज़ क्लियर नहीं थी। फिर जब ये कल मतलब पिछले पेपर में गड़बड़ हुआ, तब मुझे ये लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। अब हमें बताना होगा कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। आता आपको सब कुछ है, लेकिन ये नहीं पता है कब आंसर क्या होगा। मैंने उस प्रश्न का आंसर नहीं लिखा था, 60 पर टिक करके एक बार छोड़ा और उसको कहा आगे हम इस पर क्या करेंगे बात। तो कई बच्चे कह देते मैम आप कन्फ्यूज़न में मत डाला करो। कन्फ्यूज़न क्रिएट होना तो ज़रूरी है, वहाँ ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सा बच्चा कहाँ जा रहा है और क्या वास्तव में वो चीज़ गलत है या वो सही है, तो कब सही है। तो आज मैं आपका वो टॉपिक क्लियर करवाती हूँ। बिल्कुल आज थ्योरिकल हम बात करेंगे इसके अंतर्गत, और मैं बात करूँ तो हमारा जो टॉपिक इसके अंतर्गत है वो कौन सा है, मूल्यांकन। मूल्यांकन मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट चीज़ ये कि मैं आपको जो क्लियर कर रही हूँ यहाँ पर, वो योगात्मक वाला आपका जो पार्ट है, समेटिव वाला और फॉर्मेटिव वाला, उसको हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। जिससे कि आपके जहाँ भी भविष्य में वो क्वेश्चन आए कभी भी गलत ना हो, ऐसी मेरी सोच है। और सोच ही नहीं है, मैं पूरी 100% श्योर हूँ कि उसके बाद आपसे क्या नहीं हो सकता है, गलत नहीं हो सकता है।
20 जून को रीट का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहली बात ये बता दूँ मैं आप लोगों को कि अभी तक 20 जून है, मतलब बेटा 20 जून है, होता है नहीं होता है वो वक्त बताएगा। दूसरी बात, आप में से कई बच्चे कहते हैं मैम अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा। बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए दे रही हूँ कि हम कहीं ना कहीं अभी भी छूटे हुए हैं, हमारे किसी ना किसी पॉइंट में कमी है। तो ये जो हमें टाइम मिला है उस टाइम में हम अपनी उन कमियों को क्या करें, दूर करें। तो आप उन पॉइंटों को सेलेक्ट कीजिए जिन जिन के अंतर्गत आपका वीक जोन है और उन्हें आप फिर से पढ़िए। जी लक्की जी, बिल्कुल परिणाम स्वीकार कर लिया है जी। चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से। जी बेटा रोज क्लास नहीं हो पाती है। अगर हम बात करें मूल्यांकन, देखिए वैसे तो हम मूल्यांकन यही कहते हैं कि एक शिक्षक ने एक छात्र को क्या पढ़ाया, यानी उन्होंने जो उद्देश्य लिए शिक्षक ने उन उद्देश्यों की कितनी पूर्ति छात्र में हुई, उनकी जांच के लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन। उस मूल्यांकन में एक आपका होता है सतत मूल्यांकन। मैं बात करूं, क्वेश्चन तो मैंने पहले भी दिया हुआ था, जो सतत मूल्यांकन है वो अगर हम देखें तो हम 3 रूपों में उसे करते हैं, जिनमें 2 पार्ट जो आते हैं वो एक निर्माणात्मक मैं कह सकती हूँ या मैं कहूँ फॉर्मेटिव, और एक योगात्मक वाला पार्ट उसके अंतर्गत होता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके अंदर। जी एक डायग्राम रूप में आपके सामने ये चीज है, यहां पर सिर्फ पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके अंतर्गत मैं आपको ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर से पॉइंट लिखे हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक एक पॉइंट समझाती हुई जाऊंगी। आपने समझ लिया उस चीज़ को, कुछ थ्योरिकल वैसे लिखी जाएगी तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आप फटाफट इसे समझिए। देखिए एक अपना होता है सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव, और फॉर्मेटिव का मैं क्या लिख देती हूँ, F लिख देती हूँ। एक होता है समाकलनात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन, अंग्रेजी में बोलें तो समेटिव मूल्यांकन, और उसका मैंने क्या लिख दिया है, S लिख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से, अगर देखें शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान है। देखिए सतत मूल्यांकन वैसे तो हम ये कहते हैं कि जिस दिन से हमारी शिक्षा शुरू होती है, यानी सत्र की शुरुआत होती है, उस सत्र के प्रारंभ से अंत तक जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या बच्चों को दे रहे हैं वो किसके अंतर्गत आती है, अपने सतत मूल्यांकन के अंतर्गत। और उसके अंतर्गत अगर हम कहें तो निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन ये होता है। इस मूल्यांकन के कुछ और भी नाम हैं। अगर हम कहें इसके और क्या नाम हो सकते हैं, तो आप इसे संरचनात्मक भी बोल सकते हैं, आप इसे आंतरिक मूल्यांकन भी बोल सकते हैं, आंतरिक वगैरह कैसे होगा वो आपको पता चल जाएगा। हम इसे ये नाम भी दे सकते हैं, इसके अलावा भी है नाम तो, लेकिन आपको ये नाम तो याद होने चाहिए ही चाहिए। तो शिक्षण प्रक्रिया की दशा का ज्ञान होता है, यानी एक शिक्षक कैसे पढ़ा रहा है, बच्चों को कैसे वो चीज़ समझ में आए, उस चीज़ का इसके अंतर्गत पार्ट होता है। जबकि मैं कहूँ समाकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन, तो शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही, यानी मैंने आपको कुछ पढ़ाया, उस पढ़ाने के बाद मैंने आपसे कोई भी क्वेश्चन आंसर्स, वहां पर मैं आपसे बात कर रही हूँ, यानी मैंने पेपर वगैरह लिया, उस पेपर में आपका आउटपुट क्या रहा, उस आउटपुट को मैं देखूंगी, मुझे वहां पता चलेगा आपने उसके कितने आंसर दिए। अगर आपने पूरे दिए हैं तो इसका मतलब मेरा शिक्षण सफल रहा है। अगर आपका वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है तो इसका मतलब कि मैंने जो पढ़ाया उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या रही है, कमी रही है। तो योगात्मक के अंतर्गत अगर बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही इसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। इसके अंतर्गत FA कितने होते हैं एक ईयर में, स्मिता पुरोहित जी ये पूछ रही हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले ये हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ से आगे की,
यह लगातार होता है। लगातार यानी जैसा मैं आपसे कह रही हूँ कि ये लगातार आपको इसके अंतर्गत मिलेगा। मतलब कक्षा के अंतर्गत हम जो प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं या गेम्स वगैरह करवा रहे हैं, शिक्षण से संबंधित गेम्स एक्टिविटीज़ वगैरह जो हो रही हैं वो हैं, तो प्रोजेक्ट वर्क है, गेम्स है या क्विज़ वगैरह जो अपने हो रहे होते हैं, वो सब मतलब पाठ के दौरान वो लगातार चल रहा होता है जो हम पढ़ा रहे होते हैं। तो ये सतत है, ये लगातार है। जबकि ये एक निश्चित अवधि के पश्चात होता है। निश्चित अवधि आप जानते हैं हमारी परख होती है, जांच या परख, या कहें वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, तो एक निश्चित समय अवधि के दौरान होगा कि ये इतना टाइम हो गया, अब हमारी ये परीक्षा होगी, जो हमने पढ़ा है उसका अब हमें जांच यहाँ पर करवाना होगा। तो एक निश्चित अवधि के पश्चात होगा। जबकि इसमें बात करें तो ये क्या होता है, लगातार होता है। दैनिक जीवन में अगर बात करें, रोज हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उससे जुड़े क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर बच्चों को वो चीज़ नहीं आ रही है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो वो लगातार है। और ये एक निश्चित अवधि के पश्चात होता है। तो भूल जाओ निश्चित अवधि के पश्चात कैसे, तो ये वार्षिक और अर्धवार्षिक से याद रह जाएगा कि परीक्षा के रूप में हम एक निश्चित टाइम के बाद इसे करते हैं। इसके बाद की बात करें, यह अधिगम के लिए आकलन के रूप में होता है। अधिगम के लिए यानी बच्चा क्या सीखेगा, कैसे सीख रहा है, उसके लिए हम इस चीज को क्या कर रहे हैं, रचनात्मक मूल्यांकन को। और इसमें हम अधिगम का क्या करते हैं, आकलन, यानी बच्चे ने कितना सीख लिया है, हमने जो विषय वस्तु पढ़ाई क्या वो उससे पूरी की पूरी क्लियर हो गई है, ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, योगात्मक या समेटिव मूल्यांकन। अगर बात करें इसके आगे की, सुधार कहाँ करना है, ये कौन बताता है, रचनात्मक फॉर्मेटिव मूल्यांकन में। सुधार किसका, छात्र, यानी एक छात्र को हमने पढ़ाया, उस छात्र को हमने जो पढ़ाया, अगर उसमें मान लीजिए मैं हिंदी से बात करूं, अगर मैंने उसे कोई कविता का पाठ करवाया है और वो लय यति गति से उस चीज़ के अंतर्गत नहीं बोल पाया, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा मुझे अभी इसमें कहाँ सुधार और करवाना है, यानी बच्चे में क्या कमी है, ये उस कमी का पता हमें कहाँ चल जाएगा, रचनात्मक में होगा, क्योंकि ये लगातार हो रहा है। तो लगातार में यानी चैप्टर के साथ साथ पता चल जाएगा कि इनका ये पॉइंट क्या है, वीक है, तो वो सुधार कहाँ करवाना है, ये किसके अंतर्गत पता चलता है, रचनात्मक के अंतर्गत। अगर हम लोग बात करें उससे कितना सुधार करना है, ये यहाँ पर, क्योंकि वहाँ तो नंबर्स मिलने हैं, 10 नंबर का पेपर है, 10 में से 7 मिला, जैसे आप लोगों को मैं करवा रही हूँ। अगर मैं कहूँ तो या मैं नंबर पेपर वगैरह नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर हम बात करें, जैसे एक ने कहा भी है कि आपको पूरे चैप्टर्स वगैरह पढ़ा दिए गए हैं और उसके बाद हम आपका पेपर ले रहे हैं, वार्षिक या अर्धवार्षिक, वो 70 नंबर का है या कितने भी नंबर का है, उसमें बच्चे के 35 नंबर आए हैं। अब ये जाहिर सी बात है, 35 नंबर आए हैं 70 में से, यानी 35 नंबर को वो क्या नहीं कर पाया, अटेम्प्ट नहीं कर पाया। अटेम्प्ट किया तो वो गलत हुआ, यानी उसे वहां ये पता चलेगा आखिर मेरा कौन सा पॉइंट गलत हुआ है। जैसे मैं कहती हूँ मैं आपका पूरा रीड के आधार पर पेपर ले रही हूँ, तो वहां अगर आप लोगों ने नियम से तो पूरी तैयारी कर रखी है और मैं वो जो पेपर ले रही हूँ, तो वहां आपके अधिगम का आकलन किया जा रहा है कि आपने आखिर जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है, क्या वास्तव में उसमें कोई वीक जोन है। वो अगर आपको पता चल गया है तो वह आपको पता चल चुका है आखिर मुझे और कितना सुधार इसमें करना है, यानी मेरा कौन सा पॉइंट वीक है और इसमें मेरे नंबर यहाँ से क्यों कट रहे हैं, क्योंकि वो मुझे नहीं आ रहा है, तो मुझे इसको सीखना पड़ेगा, तभी मैं उस कमी को क्या कर सकता हूँ, दूर कर सकता हूँ। इसके बाद की बात देखो, यह पृष्ठ पोषण देता है। जी, अगर हम कहें, आप जानते हैं पृष्ठ पोषण सकारात्मक नकारात्मक, वैसे तो आप दोनों पढ़ते हैं, क्योंकि बात करें रचनात्मक मूल्यांकन की तो ये दैनिक जीवन में, जैसा मैंने कहा, कक्षा के दौरान जो भी हमने क्विज वगैरह बच्चे से पूछा, मैंने कोई भी चैप्टर पढ़ा रही हूँ, उस चैप्टर के अंदर कोई कहानी है, मान लो मैंने कहानी पढ़ाई और मैंने कहा राम जंगल से जा रहा था, ये पूरी कहानी पढ़ा दी, उसके बाद मैं पूछ रही हूँ बताओ राम कहाँ से गया था, बच्चों ने आंसर दिया जंगल, मैं कहती हूँ वेरी गुड। अब मैं जैसे ही ये चीज़ बोल रही हूँ, यानी बच्चे को क्या मिल रहा है, पृष्ठ पोषण मिल रहा है, फीडबैक। अगर पृष्ठ पोषण से नहीं
समझ में आया। तो इसमें क्या मिलती है, फीडबैक, क्या आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल इस चीज को पूरा कर पाएंगे। तो बच्चे के अंतर्गत उस चीज को पूरा करने के लिए और अधिक रुचि क्या होती है, जागृत होती है। तो वो ये कह सकते हैं कि प्लस पॉइंट है। तो ये क्विज वगैरह जो होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क दे दिया जाता है जो एक साथ समूह में भी कर लेते हैं वो लोग, तो इसके अंदर उन्हें फीडबैक तुरंत मिल जाता है। जबकि इसमें उन्हें मिलती हैं ग्रेड और प्रमाण पत्र। तो ग्रेड किसके अंतर्गत दी जाती है, योगात्मक मूल्यांकन। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूं, आपके दो रूप हैं, एक सीबीएसई, चूंकि सीबीएसई को तो हमें फॉलो करना है इसलिए उसे याद करना ही है, और एक राजस्थान बोर्ड का है यानी आरबीएसई। तो आरबीएसई और सीबीएसई मैं दोनों का आपको अलग अलग इसके अंतर्गत बाद में बताऊंगी। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ग्रेड, सबसे पहली बात आती है, आखिर ग्रेड होती कितनी है, कितनी ग्रेड दी जाती है। आपको पता है सीबीएसई के अंतर्गत कौन सा सिस्टम है, ग्रेड सिस्टम है। जी बिल्कुल, योगात्मक के अंतर्गत ग्रेड सिस्टम इसके अंतर्गत है। तो अगर हम लोग बात करें यहां से, तो ग्रेड कितनी, जी आप लोगों को पता है सीबीएसई के अंदर सीजीपी वगैरह बच्चों के आते हैं, कैसे वो निकलती है। उमेश जी कह रहे हैं मैम लाइक नहीं कर रहे बच्चे, कोई बात नहीं बेटा, मत करने दो। गांव चले जाएं बेटा, अब वो तो आपका डिसीजन है कि गांव जाएंगे या नहीं। बच्चे कह रहे हैं ग्रेड, मैंने पूछा है कि ग्रेड कितनी होती है, तो कह रहे हैं A+2E। बेटा सुमन मैं आपसे संख्या पूछ रही हूँ, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 25 है, कितने उसमें बांटा गया है ग्रेड को। जी मुझे ये आंसर्स आपसे थोड़ा सा चाहिए। आप वैसे तो काफी मतलब जवाब दे रहे हैं, A2E नहीं, संख्या के अंदर। हाँ आप गिन करके बता दीजिए मुझे। जी 5, 3, कमलेश कह रहे हैं 9 है, कुसुम कह रही है 5 है, फिर 3 है, कोई 10 बता रहा है। येलो जी पहला ही यहाँ पर हो गया है। अब आप कितना पढ़ रहे हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन सबके आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। कोई कह रहा है 9, कोई कह रहा है 10, कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 7, कोई कह रहा है 5। यानी अब आप देखिए कितना यहीं से गड़बड़ है। अब मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो एक ही चीज़ समझाना चाह रही हूँ, जो हो सकता है आपको गलत लगती है कि मैम हमें क्यों कहती हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हम इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन तो कहीं से कुछ भी आ सकता है। रीड कब होगी वो तो बाद की बात है, लेकिन जी आर जी पहले अगर आप प्रश्न का जवाब देंगे तो सही है। तो अभी भी मेरे पास 4 आंसर आ रहे हैं, 7, 8, 9, 10, 1, 4 और 5। अब इतने आ गए ऑप्शन, वहाँ 4 ही मिलेंगे और यहाँ तो ऑप्शंस खूब आ गए हैं। चलिए बात करें, ग्रेड होती है टोटल 9, कौन सी होती हैं 9? जी चलिए बात करेंगे, मैंने उसका आपके लिए बना रखा है जिससे वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो मैं पहले आपको ग्रेड सिस्टम पर ही ले जाती हूँ। ग्रेड टेबल आपका ये है, देखिए ये 9 है। आपने कहा ए से लेकर ई तक, लेकिन वो ए बी तो बटा है ना, A1 आप जानते हैं A+ जिसे आप बोलते हैं, फिर A, फिर B1 में होता है, फिर B, फिर C1, फिर C, फिर D, फिर E1 और E2। एक D में ही E1 और D2 नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, जी कुछ बच्चे आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन बात तो वही हो रही है ना बेटा, सारे के सारे हम सही नहीं हैं। तो यहाँ पर बात कर लें इसके अंतर्गत, जी इन भैया ने मोटे कंसेप्ट ने बिल्कुल सही बताया है, बाकी मैंने आपको यहाँ पर अब तो लिख ही दिया है। अरे रविंद्र जी बता दी व्यंजन, लेकिन आपको बता दिया बहिष्कार पर और आविष्कार वगैरह जैसे शब्द हैं उनके अंतर्गत विसर्ग होगी, उस चीज़ को क्लियर करने के लिए वो चीज़ बताई थी। और ये मेरा सेकंड वीडियो जिसमें मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ, इससे पहले वचन वाले में भी मैंने ये बात बोल दी। अब तो संतुष्टि मिल गई होगी। मेरी तबीयत जगत जी ठीक है, बिल्कुल चल रहा है। हाँ बेटा हरी जी, ऑफलाइन के अंतर्गत मैंने बिल्कुल ये नहीं पढ़ा है, क्योंकि मूल्यांकन वहाँ मैं नहीं पढ़ाती थी। मूल्यांकन के अंतर्गत मैं अभी नहीं पढ़ाना चाह रही थी। ये तो रीट के अंतर्गत आपके पेपर क्या लिए तब मुझे पता चला है कि आप लोगों को तो ये बिल्कुल क्लियर ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। चलिए बात करें, अगर हम लोग बात करें यहाँ से, तो
A1 जिनके ये मार्क्स हैं, नंबर, अगर कहूं जिनके इतने 91 से 100 तक के बीच में नंबर आते हैं उन्हें A1 दी जाती है। अगर कहीं 81 से 90 तक A ग्रेड में रहता है, 71 से 80 तक B1 में रहता है, 61 से 70 तक B में, 51 से 60 तक C1, 41 से 50 में C। और आपको पता है हम लोग RPSC से पढ़े हुए हैं लगभग बच्चे, और कुछ उसके अंतर्गत अलग होंगे, तो 33% हमें मार्क्स चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब ये क्लियर है कि D ग्रेड तक ही बच्चा क्रमोन्नत होगा, 33 से नीचे आए तो ये चीज नहीं होगी। बेटा CGP किस में होती है अमन जी? अगर आप इतने टाइम के अंदर पढ़ रहे हैं तो क्लियर आप कर लेंगे। यहाँ से मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रही हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लिया करो। जैसे यहाँ से अगर हमारा कोई क्वेश्चन गलत होता है तो जैसे मेहनत पे टूट कर पढ़ते हो ना, वैसे अगर आपने हर टॉपिक पर पूरी मेहनत की तो ये डेफिनेट है कि आपको 30 में से 30 हिंदी में लाने से नहीं रोक सकता कोई, और रीट में सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। समझ में आ गई बात? अगर हम लोग बात करें अब यहाँ पर, तो यानी बच्चा जो क्रमोन्नत हो रहा है कक्षा में वो यहाँ तक यानी D तक होगा, यहाँ से उसे आगे क्रमोन्नत नहीं किया जाता है। समझ में आई बात? तो बात करें ये 9 उसके अंतर्गत, उसमें भी मैं बात करूँ तो जो CGP आपकी निकाली जाती है ग्रेड उसके अंतर्गत जो दी जाएगी टोटल परसेंट की, उसमें होता क्या है कि आपके ओवरऑल जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत आ गई, विज्ञान आ गया, जो भी आपकी लैंग्वेज है वहां पर। CBSE में संस्कृत चलता नहीं है, नहीं कोई कह भी देगा मैडम आपने बता दी। ऐसा आपके जो सोशल स्टडी वगैरह जैसे 5 आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर कितने आपके वहां पर CGP आ रही है, जैसे 91 से 100 के बीच में आता है तो 10 हम वहां पर बच्चे को बताते हैं, तो वो यहाँ पर जैसे लिखी जाएंगी। जैसे इसमें मान लो 7 आई, इसमें 8 आई, इसमें 9 आई, फिर इनका ग्रैंड टोटल किया जाएगा अंकों का। जो 5 अंक मतलब सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, उनका आपको क्या करना होगा। जैसे इसमें मैं बात करूं तो 15 है, और 15 और 9 किसके अंतर्गत हो गए? 24 के अंतर्गत। तो जैसे 3 में निकाला तो 24 है, तो ये ग्रेड का इसमें अंक होगा। उसके बाद कितने सब्जेक्ट है वो यहाँ पर होते हैं। जैसे यहाँ मैं 3 सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो ये टोटल जो निकलेगी सारे सब्जेक्ट्स की वो कैसे निकालते हैं, और इसको इंटू करते हैं किससे? 9.5 से, और तब जा करके हमें इसकी क्या हो जाती है? प्राप्ति होती है, जो हम बच्चों के देखते हैं टोटल CGP क्या है। तो अगर आपको नहीं पता है तो ये यहाँ पर क्लियर है, आपको लगे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके आगे देखिए, इसके अंदर अगर उसके बाद की बात करें हम यहाँ से, जैसा मैंने यहाँ लिखा इसमें फीडबैक मिलती है, तो ऊपर लिख दिया था इसमें पृष्ठ पोषण मिल जाता है। जबकि मैं यहाँ पर बात करूं इसमें क्रमोन्नत किया जाता है, यानी क्रमोन्नत से तात्पर्य अगली कक्षा के अंदर आपको क्या मिल जाता है? प्रवेश मिल जाता है। उससे भी मैं बात करूं तो ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है, हम ये कह सकते हैं कि ये कैसा होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये गुणात्मक होगा, और ये कैसा होता है? मात्रात्मक। तो कहीं आपसे पूछ भी ले तो वो क्लियर हो जाएगा कि ये मात्रात्मक होगा, और ये गुणात्मक, कितना कुछ सीखा है, कितना कुछ आया है, तो इसमें गुणात्मकता की प्रधानता और उसमें मात्रात्मकता की प्रधानता होती है। इसे आंतरिक मूल्यांकन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये शिक्षक और छात्र के मध्य वहाँ क्लास के अंतर्गत, जैसे मैंने कहा था प्रोजेक्ट वर्क, क्विज वगैरह, तो ये सब इसमें होते हैं। प्रोजेक्ट वर्क यहीं आएगा, प्रश्नोत्तर जो होंगे वो यही है, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता, या गेम्स वगैरह जो होंगे आपके क्विज वगैरह, तो वो भी चीजें यहीं पर आएंगी इसके अंतर्गत। जी हंसाराम जी, थोड़ी सी मेहनत आप भी करना, और जब आपको पता चल जाए CGP की फुल फॉर्म तो मुझे भी बताना मंडे को। ओके जी, आगे की बात करती हूँ। प्रोजेक्ट वर्क, प्रश्नोत्तर, ये चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? आपके रचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद आगे की बात करें हम अगर यहाँ, तो एक चीज मैं और कह सकती हूँ,
अब आपको जो ज़रूरत है वो ये कि आखिर सेमेस्टिव के अंतर्गत कितना भारांकन डाला गया है, फॉर्मेटिव के अंदर कितना, यहीं से हमारा क्वेश्चन था और यहीं से क्या हो रही थी, गड़बड़ हो रही थी। तो वो मुझे और बात करनी है, तो वो बात भी हम कर लेते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, सत्र का प्रारंभ निर्माणात्मक या रचनात्मक का अप्रैल से ही हो जाता है। और इसमें एक ही चीज़ बताइए, सीबीएसई ने तो यही कहा है कि जितना हो सके पेंसिल कागज़ का कम से कम क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। तो कुछ मैंने पॉइंट्स आपको बता दिए जो वेरी जो मैं कह सकती हूँ इम्पोर्टेंट है। अब मुझे आपको बताना है उसके बारे में आगे की चीज़, तो वो मैं यहाँ से बात कर लेती हूँ। अगर मैं बात करें इसके अंतर्गत, तो एक ही चीज़, सीबीएसई ने, आप में से जैसे कुछ बच्चे वहाँ कह रहे थे, मैंने देखा कि मैम नए के अंतर्गत 20 और 40 कर दिया है सेमेस्टिव के अंदर, टोटल पूछे तो 60 है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे नहीं 30 है और टोटल 60, यानी आ तो सभी बच्चों का क्या ही रहा है, 60% रहा है। लेकिन वहां वो बट दो भागों में रहा है, एक कह रहे हैं 20-40 और एक क्या कह रहे हैं 30-30, ये चीज बोल रहे थे वो। अच्छा, बाकी चीजें उनकी क्या थी, सेम। अब यहां से वो चीजें नहीं पता कहाँ क्या है। अच्छा बच्चे, आप में से मुझे जहां तक लग रहा है शिक्षकों ने तो जो पढ़ाया वो सही पढ़ाया है। मैं तो हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, सभी सही पढ़ा रहे हैं अपने हिसाब से, जो देख करके पढ़ा रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं से क्लियर करके उन्होंने पढ़ाया है। तो जाहिर सी बात है उनकी कोशिश हर शिक्षक की ये रहती है कि वो सही आपको बताएंगे। लेकिन शायद आपको ये क्लियर नहीं हो पाता है कि कब कौन सा रूप है। तो उसके अंतर्गत बात करें, सीबीएसई ने 1 से 5 तक और 6 से 8 तक, एक बच्चे ने 9वीं और 10वीं की बात की थी उसके अंदर, जो हम कहते हैं आपने कमेंट्स के अंदर, ठीक है 9वीं 10वीं का रूप उनका मान लिया, लेकिन आप 2 रूप वाले हैं यहाँ। कक्षा 1 से 5 प्राथमिक स्तर और कक्षा 6 से 8 उच्च प्राथमिक स्तर। वहां पर उन्होंने जो ग्रेड सिस्टम रूप में या सेमेस्टिव और फॉर्मेटिव को उन्होंने डिवाइड किया है पूरे सत्र को, वो दोनों का अलग अलग किया है। 6 से 8 का अलग है और 1 से 5 का अलग है। अब मुझे इतना शायद समझ सकती हूँ मैं कि आप में से जो 20-40 बता रहे हैं और 30-30 बता रहे हैं, वो बच्चे तो सही हैं, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें उनके शायद लेवल से लिखवाया होगा शिक्षक ने। अगर मैं कहूँ ये 6 से 8 वाला पार्ट है, फिर भी मैं यहाँ पर अभी आपको बता दूंगी, और ये 1 से 5 वाला है सीबीएसई के अंदर। जो कुछ बच्चे कह रहे हैं वर्तमान में चेंज हो गया है, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इसके अंदर देखिए, अगर हम लोग बात करें 1 से जो 5 वाला है, ये टेबल मैं यहां बता देती हूं। देखिए 2 है। अगर बात करें एक SA फर्स्ट और एक SA सेकंड, ठीक है, ये आपको पता है टोटल 100 के अंतर्गत से इसका डिवाइडेशन है। अगर मैं यहां से बात करूं इसमें, तो इसके अंदर क्लियर है यहाँ पर ऐसे, क्योंकि हम सीबीएसई को फॉलो करते हैं, उसी की तर्ज पर हमें आगे की ओर बढ़ना है, सो ये क्लियर होना बहुत ही हमारा जरूरी है। तो 1 से 5 वैसे तो मैंने लिख दिया, उन्होंने इसे तो बांटा किस में, यहां लिख देती हूँ 20 में, और इसे किस में बांटा है 40 में, ठीक है। अब इन्होंने एफए को 2 पार्ट्स में, जो आपके लगभग के सही थे, एफए फर्स्ट, एफए सेकंड, और इसके अंदर भी वही डाला इन्होंने, एफए थर्ड और एफए फोर्थ, और इन चारों के उन्होंने जो रखा वो कितना रखा, 10-10%। तो अगर बात करें टोटल कितना हो चुका है 100। ये सीबीएसई का डिवाइडेशन किया गया किस में, कक्षा 1 से लेकर के 5 के अंदर, ठीक है। तो ये तो इसके अंतर्गत हुआ है। अब बात करें इसके अंदर आगे, जी देखो निर्मल जी ने कहा संचयी ग्रेड पॉइंट औसत हिंदी के अंतर्गत सीजीपी का इन्होंने बता दिया है। बेटा ये इन्हें इसीलिए कह रही हूँ कि इन्हें खुद भी तो करने दो, कुछ तो मेहनत करें बच्चे जी। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे की, 6 से 8 अगर मैं कहूँ क्या है, 6 से 8 सीबीएसई की जो बात है वो 2 ही पार्टों में यहाँ आई, एक SA फर्स्ट और एक SA सेकंड। अगर बात करें उन्होंने इसे भी 30% दिया और इसे भी 30% दिया,
और इन्होंने वही दो भागों में FA रचनात्मक को डिवाइड किया, FA1 यानी टोटल 4 भागों में FA बांटा है दोनों के अंदर ही, FA2 यहाँ भी वही 2 भागों में बांटा है, FA3 और FA4। ये 10%, ये 10%, ये 10% और ये 10%। तो ये 6 से 8 है CBSE का, यहाँ लिख भी दिया है मैंने, और वो 1 से क्या आ गया है, 5 आ चुका है। मीनाक्षी आप कह रहे हैं मैम से परसेंटेज सही कर दूं FA3 और FA4 की। जी मीनाक्षी जी, क्या आप कहना चाह रहे हैं? जी कोई बात नहीं, लेट हो गए हैं, प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई हूँ। तो ये 2 चीज़ हमारे यहाँ पर सामने आई। अगर हम बात करें, ये है 1 से लेकर कितने की, 5 की, 60 यहाँ है और 40 यहाँ पर है, तो 60, 40, 100 इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत 6 से 8 की बात करूं जो उच्च प्राथमिक स्तर है, तो उसका डिवाइडेशन 30-30 SA1 और SA2 के अंतर्गत है। और लास्ट के अंतर्गत बात करें तो FA वाला जो है इसमें, तो उसमें क्या नज़र आ रहा है, 4। अगर हम बात करें इसमें आगे की, आप मुझे बहुत अच्छे से दिख रहे हैं जी। RBSC बोर्ड के पेपर में हम बात करेंगे, उसमें FA को कोई भारांकन नहीं दिया है, ऐसे वाला है, तो उसके अंतर्गत हम जरूर बात करेंगे, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इसके अंतर्गत अब आपको क्या है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, मैंने वहाँ पर दिया अधूरा था, मैंने CBSE लिख दिया, लेकिन मैं ये देखना चाह रही थी क्या आपको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का अलग अलग पता है या वहाँ पर सेम से ही आंसर्स हैं आपके, तो मैंने इसलिए वो ऑप्शन सारे ही दिए थे। अब मेरा जो क्वेश्चन था वो सेमेस्टिव 2 था, तो आपको मुझसे पूछना तो ये चाहिए था कि प्राथमिक स्तर के अकॉर्डिंग या उच्च प्राथमिक स्तर। जैसी बात है, मैं सेमेस्टिव 2 पूछ रही हूँ, तो आपका आंसर सिर्फ यहाँ पर आपको सोचना चाहिए था, इसके अंतर्गत ये चीज होती। अगर हम बात करें इसमें, तो सामान्य चीज एक और आप समझ सकते हो यहाँ से कि आपसे बिल्कुल जैसे कुछ बच्चों ने कहा, आपसे पूछे समेटिव 1 और समेटिव 2 दोनों का कितना है, तो आप कितना बोल सकते थे, 60%, तब आएगा आंसर ये। तो वो चीज तो उसके अंतर्गत सही है। 6 से 8 की परसेंटेज सही करूं, बेटा नहीं समझ में है, आप लिख करके भेजिए क्या आप बताना चाह रहे हैं, कुछ नया है शायद आपके पास, तो एक बार आप मुझे बताइएगा, तब मैं बात करूंगी। 20 कर दिया मैंने? नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा है। देखिए बेटा, FA3 का 10 है, FA4 का है, ये है 20% कर दिए हैं, वहां पर 30 किया है। चलिए आगे की बात, कोई बात नहीं, आप आगे मुझे बता दीजिएगा, मैं देख लूंगी आपका। जी चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अब इसके अंतर्गत वीनू जी, आपने शायद कुछ अलग ही जोड़ लिया है, आप इसे बाद में एक बार फिर से देखिएगा। अगर मैं बात करूं अब लास्ट RBSC, हालांकि हम CBSE को फॉलो करते हैं, लेकिन RBSC में बात करें, पहले 4 समेटिव थे, 2018 से पहले 4 समेटिव थे उसके अंतर्गत। अगर बात करें 2018 के बाद कितने समेटिव हो चुके हैं, उसके अंदर 3, और फॉर्मेटिव उसके अंतर्गत टोटल 6 हैं, रचनात्मक 6 हैं। यानी मैं बात करूं तो हर समेटिव में कितने रचनात्मक हैं, 2 हैं। लेकिन अगर बात करें यहाँ से, तो सामान्य चीज एक ही है इसके अंतर्गत कि वहां पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ फॉर्मेटिव को भारांकन नहीं दिया गया, जो भारांकन दिया गया है वो समेटिव को ही दिया गया है। और उसके अंतर्गत बात करें तो 3 भागों में वो क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। SA फर्स्ट,
एस से सेकंड और एस से थर्ड। 2018 से पहले टोटल कितने थे? 4, और इनके अंतर्गत 2-2 हैं। 2-2 मतलब रचनात्मक, लेकिन इनको भारांकन नहीं दिया गया। मतलब अगर बात करूं, FA फर्स्ट है, ये पहला, FA 2 है, फिर इसमें भी 2 हैं, एक FA 3 और ये FA 4, यहाँ FA 5 और FA 6। तो आपसे पूछे RBSC बोर्ड में रचनात्मक कितने हैं, तो हम बात करें इसके अंदर, तो यहां से मैंने जैसा कहा भारांकन नहीं दिया जा रहा है, तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो सामान्य बात यहां से देखिए, ये है 45%, ठीक है, ये है 40%, ये टोटल 100% का क्या है, डिवाइडेशन इसके अंतर्गत है। और अगर हम लोग बात करें यहां से, तो 45 और 40 कितने हो गए? 85। बच्चे कितने? 15। तो बिल्कुल ये कितने प्रतिशत है? 15%। तो ऐसे पहला जो है वो 45% है। बिल्कुल ये लिख भी रहे हैं सुखाराम जी, बिल्कुल आपने बताया है। आप बेटा चेतन वर्मा जी CBSE को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बाय द वे वो पूछ ले RBSC का, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी हम लोग CBSE को ही शुरू कर रहे हैं। 2018 के बाद, 2018 से पहले वही था उसके अंदर। इसके अंतर्गत बात करें आगे की, तो SA 3 में 15 इसके अंतर्गत हो गया है। तो टोटल ये कितने हैं? SA 3 है वर्तमान के अंतर्गत। और बात करें इसके अंतर्गत तो 6 इसके अंतर्गत क्या है? रचनात्मक पार्ट है। और इनके अंतर्गत कोई भी क्या नहीं रखा गया है? भारांकन नहीं रखा गया है। टोटल 100 इनका ही इसके अंतर्गत कर दिया गया है। समझ में आ गई बात? तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो मैंने आपका समेस्टिव और फॉर्मेटिव पूरा का पूरा एक बार कोशिश की है क्लियर करने की। हो सकता है आपको क्लियर हो चुका होगा। इसमें सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि समेटिव के अंतर्गत 1 से 5 वाला जो पार्ट है ऐसे 20 है, और वहाँ पर जो ऐसे 2 है वो 40 है, जबकि 6 से 8 में ऐसे जो है फर्स्ट वो भी 30 है, और ऐसे 2 भी किसके अंतर्गत है? 30 के अंतर्गत है। तो अगर हम लोग बात करें इस हिसाब से अगर आप ध्यान रखोगे तो, क्योंकि आपके लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आएंगे, बुक्स में चूंकि अगर लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब मैंने आपको ये पूरा का पूरा क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट वाली जब क्लास होगी इसके अंदर, तब हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर्स पर बात करेंगे। और अगर फिर भी इनमें कोई डाटाज में इनकेस मैंने कोई लिखने में गलती नहीं की, लेकिन फिर भी तो गड़बड़ हो गई होगी, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत उसमें क्या कर लेंगे? बात कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अपना ध्यान रखना है। हमारा जो नेक्स्ट पेपर होगा वो 12 से 1 ही होगा। जो मॉडल टेस्ट पेपर है मंडे को होगा। वीकेंड तो बंद है, तो वीकेंड पर नहीं होगा क्योंकि सैटरडे और संडे बंद है। तो आपको ध्यान रखना है अपना, और वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर देना है। अपना ध्यान रखना है। तो राम राम सा।